हाँ भाई, कैसे हो सारे। आज हम लोग बात करें तो आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि के बारे में। ठीक है। राजस्थान में कृषि का जो टॉपिक है बहुत सारे एग्जाम्स में लिखा गया है और बहुत सारे एग्जाम्स के सिलेबस में ये टॉपिक डाला गया है। तो आज हम लोग पूरा का पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, पार्ट वन ही करेंगे। मतलब दो क्लासेस में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। आज पार्ट वन करेंगे और पार्ट टू आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, या तो कल ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पार्ट टू मिलने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। राजस्थान का टावरन कृषि पढ़ान के तो मूर्खताई कर रहे हूँ मैं, लेकिन फिर भी चलो शुरू करते हैं। राजस्थान में कृषि की चर्चा करें तो राजस्थान में कृषि के पार्ट वन में हम लोग देखेंगे कि कृषि को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। ठीक है। कृषि का दो प्रकार से विभाजन होता है, एक तो वैज्ञानिक विभाजन और एक होता है सामान्य प्रकार से विभाजन। तो आज हम लोग पार्ट वन में सामान्य विभाजन देखेंगे, और उसके बाद में दूसरी क्लास में हम लोग वैज्ञानिक विभाजन और हरित क्रांति वगैरह वो पोर्शन देख लेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहले आप लोगों को बताऊं तो देखो राजस्थान में किस प्रकार की मतलब कृषि होती है। राजस्थान की चर्चा करते हैं। राजस्थान राजस्थान में ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मतलब कृषि कभी भी कर लो। कृषि कभी भी तो नहीं कर सकते ना। कृषि के लिए विशेष प्रकार से मतलब ऋतुएं आएंगी, इस प्रकार बारिश होगी, बारिश पे निर्भर करना पड़ेगा। ठीक है। राजस्थान में देखो, पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, मतलब पश्चिमी राजस्थान से कहने का मेरा मतलब है मरुस्थल का। मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा है। और मरुस्थल में ऐसा कोई है नहीं कि बारह मासी कोई नदी बहती है जिसके किनारे आप आराम से कृषि कर सकते हो कभी भी। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अब जब ऐसा नहीं है तो फिर कृषि के लिए मानसून पर निर्भर होना पड़ेगा। कृषि के लिए मानसून पर निर्भर होना पड़ेगा। तो राजस्थान में कृषि किस प्रकार से की जाती है? मानसूनी कृषि, मतलब मानसून पे निर्भर रह के कृषि करते हैं कौन? राजस्थान के लोग। ठीक है। अब मानसून पर निर्भर होने के कारण एक प्रश्न बनता है कि जो राजस्थान में कृषि होती है मानसून पर निर्भर होती है, तो इसके कारण इस कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। मानसून का जुआ। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानसून का मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने मान लीजिए बीज बो दिए। ठीक है। अब बारिश होगी कि नहीं होगी? हो जाए तो चांदी है, न हो तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो फिर इसीलिए इस कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। अब जब आप लोगों को घर वाले टोके ना किसी चीज के लिए, तो आप लोग बोल देना आप लोग भी तो जुआ खेलते हो। मानसून का जुआ। ठीक है। तो राजस्थान की कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, कृषि की चर्चा करें तो आप लोग मुझे बताइए कि राजस्थान में हम लोगों ने ज्योग्राफी में चार भागों में राजस्थान को बांटा था। रेगिस्तान लिख देता हूं मैं, रेगिस्तान। दूसरा हमने बांटा अरावली। तीसरा हमने बांटा पूर्वी मैदान। और चौथा हम लोगों ने बांटा पठार, हाड़ौती का जो पठार है। अब आप लोगों से मेरा प्रश्न ये है कि इन चारों में से जो कृषि है वो सर्वाधिक किस क्षेत्रफल पर होगी? सर्वाधिक कृषि किस क्षेत्रफल पर होगी, मतलब किस स्थान पे सर्वाधिक कृषि होगी राजस्थान में इन चारों में से? देखिए, रेगिस्तान में तो कृषि कर पाना लगभग असंभव है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज, कृषि को चाहिए मिट्टी बढ़िया। ठीक है। मिट्टी चाहिए क्योंकि जड़ें फसल की तभी जाएंगी ना, मिट्टी होगी। अरावली में तो कंकड़ पत्थर है। ठीक है। तो अरावली में तो कृषि नहीं की जा सकती इतनी ज्यादा भी। ठीक है। अब सबसे ज्यादा पूछे तो सबसे ज्यादा पूर्वी मैदान में कृषि की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। मृदा का जब टॉपिक पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, किस प्रकार से निर्माण होता है। जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ में, जैसे पहाड़ों से जब नदियां उतरेंगी तो कंकड़ पत्थर जो है वो बहा के लेके आएंगी। और फिर वो घिसते 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 फिर मिट्टी बन जाएंगे, और उपजाऊ मिट्टी जो मैदानी भाग में फैल जाएगी उस पे बहुत ही शानदार कृषि होती है। ठीक है। तो पूर्वी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी है कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, मतलब राजस्थान में। और पूर्वी मैदान में राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि की जाती है। ठीक है। पठार में भी वही है कि पठार में भी कंकड़ पत्थर होंगे, इतनी ज्यादा अच्छी कृषि नहीं होगी, होगी लेकिन पूर्वी मैदान से कम होगी। ठीक है।
उपजाऊ अगर आपको क्षेत्रफल देखना हो तो आप कभी, अगर आपका कोई दोस्त वगैरह हो ना अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर क्षेत्र से, तो उनको पूछिएगा कि 1 बीघा में कितनी क्या वो अनाज बो देते हैं, अनाज कितना मतलब मिलता है। और आप लोग पश्चिमी राजस्थान वालों से पूछिएगा कि कितनी बोरी अनाज निकालते हैं 1 बीघा का। खुद देखकर खुद चौंक जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई राजस्थान में कृषि की बेसिक सी चीजें। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि कृषि के वर्गीकरण या प्रकार की चर्चा करते हैं, ठीक है। कृषि का प्रकार हम लोग 2 प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था। 2 प्रकार से हम लोग किस प्रकार बनाते हैं, सबसे पहले जो वर्गीकरण होता है वो होता है सामान्य प्रकार, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है वैज्ञानिक प्रकार। कौन सा होता है? वैज्ञानिक प्रकार। वैज्ञानिक की चर्चा आज हम लोग नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट तो है, साथ ही में जो सामान्य प्रकार है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। चलिए, देखिए सामान्य प्रकार में सबसे पहले हम लोग बात करें तो एक काम करते हैं कि मतलब अलग अलग विभाजन न करते हुए मैं आपको परिभाषाएं बता देता हूँ डायरेक्ट, लिखा लिखा के, मतलब एक एक टॉपिक लिखेंगे, उसकी एक लाइन की परिभाषा, और किस प्रकार से अगर कोई उदाहरण हो या सर्वाधिक या कुछ फैक्ट हो तो वो भी उसके साथ में चर्चा कर लेंगे। तो उससे क्या है, याद करने में आसानी होगी, एग्जाम में भी सारे के सारे उसी में से आ जाएंगे लगभग लगभग, तो आप ही के लिए फायदा है। चलिए, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें मिश्रित कृषि क्या होती है। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम लोग, क्या मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होती है? देखिए राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मतलब लोग कृषि करते हैं वो अपने घर में एक आध गाय भैंस वगैरह तो रखते ही हैं, ठीक है। गाय ढांडो तो रखा ही है, ठीक है। अब जब कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी शुरू कर दिया जाए, ठीक है, कृषि और पशुपालन को दोनों को संयुक्त रूप से मिश्रित कृषि कहा जाता है, ठीक है। पशुपालन क्या होता है? पशु पालना, उनके दुग्ध उत्पाद हो गए या फिर और कुछ हो गया तो उनको बेचना, ठीक है। मांस के लिए भी पालते हैं बहुत सारे, जैसे मुर्गियों को अंडे के लिए और मांस दोनों के लिए पाला जाता है, तो इस प्रकार से, ठीक है। और कृषि तो आप लोगों ने देखी कृषि क्या होती है, ठीक है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से अगर कोई करता है तो क्या कहलाती है? वो मिश्रित कृषि कहलाती है। लिख देते हैं हम लोग एक बार कि कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन। और वैसे देखा जाए ना तो कृषि और पशुपालन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग नहीं है। शुरू से ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। देखो, पशुपालन में मान लीजिए आपने गाय भैंसे रख रखी है, ठीक है, गाय भैंसे रख रखी है। अब जब गाय भैंस है तो बैल वगैरह भी होंगे, और भैंस वाले को क्या बोलते हैं? पाडा, ठीक है। तो बैल पाडा ये भी होंगे। तो खेत में बुआई करने के लिए काम में क्या आते हैं? ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद में इनका जो गोबर या जो खाद बोलते हैं हम लोग, वो खेत में फसल को उपजाऊ बनाने में काम आती है, ठीक है। उसके बाद में जब फसल होगी, फसल होने के बाद में जो चारा बचेगा वो किसान तो खाएगा नहीं, ठीक है। बोने वाला है वो तो खाएगा नहीं, किसको डालेगा? जानवरों को ही। तो वो ही चारा हम लोग इन जानवरों को डाल देते हैं। तो एक तरीके से एक सर्कल में ही, एक साइकिल में ही जुड़े हुए हैं कृषि और पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े और हेडिंग लगाते हैं अब दूसरी प्रकार की कृषि। दूसरी कृषि होती है बागानी कृषि। एक सेकेंड, हाँ, वारानी कृषि पढ़ते पहले, क्योंकि बागानी फसलें तो हम लोग वैज्ञानिक वर्गीकरण में भी पढ़ ही लेंगे, तो उसको यहाँ पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो कृषि का प्रकार है, ये वो प्रकार होता है जब आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह पे तो राजस्थान में क्या कर लेते हैं, कुआं खुदवा लेते हैं खेतों में, ठीक है। लेकिन कई जगह पे केवल वर्षा पे आधारित रहते हैं, बारिश हुई तो ठीक, नहीं हुई तो खराब, ठीक है। तो मतलब जो कृषि वर्षा पे आधारित, या फिर मैं सीधा सीधा कहूँ बिना सिंचाई के, सिंचाई हमें खुद नहीं करनी पड़ती, भगवान ही करता है, भगवान भरोसे ही बैठे हैं, ठीक है। तो जो कृषि वर्षा आधारित या बिना सिंचाई के की जाती है उस कृषि को हम लोग बोलते हैं बारानी कृषि, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में बिना सिंचाई के, ठीक है।
अब देखो, मुझे एक बात बताइए कि सर्वाधिक कहाँ की जाएगी ये कृषि? सर्वाधिक सर्वाधिक किस क्षेत्र में की जाएगी? चार क्षेत्र मैंने आपको शुरू में भी बताए थे। अब मैं ऐसे नहीं पूछ रहा कि कृषि सर्वाधिक कहाँ होगी, वरना वो तो पूर्वी राजस्थान में हो जाएगी, या पूर्वी मतलब जो मैदानी प्रदेश है वहां हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ कि जो बारानी कृषि है, मतलब वर्षा के आधारित या फिर बिना सिंचाई के जो कृषि की जाती है, वो राजस्थान में सर्वाधिक किस क्षेत्रफल पर की जाएगी? तो आप लोगों ने, अगर आप लोग पश्चिमी राजस्थान से हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पश्चिमी राजस्थान में इसी प्रकार से कृषि की जाती है। फसल उगा देते हैं, मतलब बीज बो देते हैं, उसके बाद में बारिश को इंतजार करते रहते हैं, ठीक है। बारिश का वेट करते रहते हैं, बिना सिंचाई के ही राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में कृषि की जाती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो थार का मरुस्थल है, या फिर डायरेक्ट पश्चिमी राजस्थान भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान। देखो, कृषि से ऐसा कोई स्पेशल प्रश्न नहीं आएगा, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम डिटेल में प्रश्न पूछ लिया। बस आपको समझ समझ के पढ़ना है, एकदम धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे और सारी चीजों को एकदम दिमाग में उतारते चलेंगे, ठीक है। तो दो प्रकार की कृषि हम लोगों ने पढ़ ली। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम लोग तीसरी हेडिंग लगाते हैं। हमारी तीसरी हेडिंग है खड़ीन कृषि। कौन सी? खड़ीन। यहां लिखते हैं खड़ीन कृषि। देखिए, खड़ीन कृषि क्या होती है, बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये ना आप लोगों ने जो जल संरक्षण वाला है ना, उसमें भी देखा होगा। खड़ीन कृषि बहुत पुरानी है, अब की नहीं है। वैसे तो कृषि ही बहुत पुरानी है, मनुष्य ने सबसे पहले सीखा ही कृषि करना ही था, ठीक है। कृषि करने के, जब कृषि करना मनुष्य ने सीखा, उसी के बाद में तो उसने एक जगह पे टिकना शुरू किया। वरना तो कुत्ते पालते थे, कुत्ते उनके पीछे पीछे, जब वो जानवरों को मारते, मांस हड्डियां जो बचती, वो कुत्ते खा लेते और उनके पीछे पीछे चलते, ठीक है। फिर कृषि शुरू की, उसके बाद में पशुपालन शुरू किया। चलो, अब हम लोग आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि राजस्थान में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिलते हैं? किस सभ्यता से मिलते हैं, जरा आप बताइएगा कमेंट में। हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, खड़ीन कृषि। देखिए, खड़ीन कृषि जो है वो पश्चिमी राजस्थान की है, ठीक है। कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान की, तो लिख देते हैं पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की है क्या खड़ीन कृषि? कब की है? तो मैंने आपको कहा कि पुरानी है, मतलब है 15वीं शताब्दी, ठीक है। 15वीं शताब्दी का मतलब ऐसे नहीं है कि 1500 के बाद में। 15वीं शताब्दी का मतलब होता है 1400 से 1500 के बीच में, ठीक है। 1400 से 1500 ईस्वी के बीच में जो कृषि की गई, किनके द्वारा? इसकी शुरुआत जो है वो ब्राह्मणों ने की थी। और कौन से ब्राह्मणों ने? पालीवाल ब्राह्मणों ने। तो ये भी याद रखिएगा कि जो शुरुआत है वो पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी, ठीक है। सर्वाधिक जो की जाती है वो हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था, जब हमने जल संरक्षण की विधियां देखी थी, उसमें भी एक छोटा सा पोर्शन इसका आया था। और सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जो किस जिले में की जाएगी? सर्वाधिक देखो पश्चिम में की जाएगी, पहली बात तो। और सर्वाधिक की जाती है जैसलमेर जिले में। जैसलमेर। अब क्या होती है क्या नहीं होती, पूरा डिटेल में तो हम लोग जल संरक्षण में पढ़ चुके हैं। और एक और अब नई अपडेटेड वीडियो डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कई दिन हो गए उसको। तो चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर आपको वीडियोस और भी देखनी है। तो इसी प्रकार से हम लोग पूरा का पूरा जीके पढ़ते हैं। और जीके एकदम मतलब मैथ्स की तरह ही आप लोग खुद से भी मतलब फिर आंसर देंगे, तो इस प्रकार का आपका जीके हो जाएगा। तो चिंता मत करिए। चलिए, तीन प्रकार की कृषि हम लोगों ने देख ली। सर्वाधिक जो खड़ीन कृषि है वो की जाती है कहाँ पे? जैसलमेर में। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार से। अब थोड़ा अलग टाइप चेंज करते हैं, सामान्य प्रकार ही पढ़ रहे हैं, लेकिन टाइप चेंज करके हम लोग लिखेंगे कि मतलब अगर वर्ष में कई जगह आप देखेंगे कि केवल एक ही फसल बोते हैं, खरीफ वाली। कई जगह देखेंगे दो दो फसल बो देते हैं। कई जगह देखेंगे चार चार भी हो जाती है, तीन भी हो जाती है। तो वो सब देखेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, चौथी टाइप है हमारा मोनोकल्चर। कौन सा है? मोनोकल्चर। देखिए, मोनोकल्चर क्या होता है क्या नहीं होता है इसको समझेंगे, बट एक बार रुके। पेन का कलर चेंज करते हैं। कलर इंपॉर्टेंट है, टॉपिक तो बाद में भी होता रहेगा। खैर, मजाक कर रहा हूँ। देखिए,
मोनोकल्चर क्या होता है कि सबसे पहले आपको इन सभी चीजों को पढ़ने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि कृषि वर्ष कब से कब तक होता है। कृषि वर्ष, ठीक है। फार्मिंग ईयर, देखिए अंग्रेज तो हम हैं नहीं, तो कृषि वर्ष याद रख लीजिए, ठीक है। कृषि वर्ष होता है 1 जुलाई से तो शुरू, 1 जुलाई से शुरू और इसके पीछे वाले दिन पे एंड, मतलब 30 जून। गलती ये मत कर देना 30 जून से 1 जुलाई लिख दो, ठीक है। 30 जून से 1 जुलाई लिखोगे तो दिन होगा सिर्फ एक, यहाँ पे तो एक ही दिन है, अगले ही दिन तो आ गया। जबकि होगा क्या, 1 जुलाई से 30 जून, तो यहाँ पे पूरे के पूरे 365 या 366 दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी कई गाइडों में देखा है कि इस प्रकार से वर्ष को दर्शा देते हैं, ठीक है। वित्त वर्ष जो होता है ना, वित्त वर्ष, उसको मैंने देखा था एक जगह पे, फिर मैंने काफी देर तक मैं भी कंफ्यूज रहा था, ठीक है। तो इसको मत समझ लेना, ये नहीं होता, इसको मैं क्रॉस लिख देता हूँ, ठीक है, और लिखे रहने देते हैं ताकि डाउट ना क्रिएट हो, ठीक है। देखिए मोनोकल्चर क्या है कि एक कृषि वर्ष में, मतलब 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक एक खेत में एक ही फसल, क्या होता है, एक खेत में एक ही फसल, एक खेत में एक ही फसल, समझ गए। मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है। तो मोनोकल्चर क्या होती है, एक खेत में एक कृषि वर्ष में एक ही फसल, मेरे साथ में दोहराइए, एक खेत में एक कृषि वर्ष में एक ही फसल, ठीक है। तो ये होता है मोनोकल्चर, क्लियर है। अब देखिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप है ड्यूबो कल्चर। क्या है ड्यूबो कल्चर, ड्यूबो कल्चर, ठीक है। ड्यूबो कल्चर क्या होता है, ड्यूबो कल्चर में डे है तो दो याद रखिए, ठीक है। मोनो में तो सिंगल आपको पता ही है, लेकिन ड्यूबो में दो है तो क्या है, ड्यूबो में डे है तो क्या याद रखेंगे, दो। तो ड्यूबो कल्चर क्या होता है, एक खेत में एक कृषि वर्ष में दो फसल, ठीक है, यहां लिख देते हैं दो फसल। तो ड्यूबो कल्चर में क्या हो गया, एक खेत में एक कृषि वर्ष में दो फसल, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा ड्यूबो कल्चर। उसके बाद में आता है आलिगो कल्चर, ठीक है, या फिर ओलिगो कल्चर भी बोलते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो लिखते हैं हेडिंग छठी, आलिगो कल्चर। अब देखो भाई, मैं तो इस प्रकार से याद रखता हूं, अब आप लोग क्या सोचे क्या ना समझे मुझे नहीं पता, बट मैं किस प्रकार से याद रखता हूँ वो मैं समझा सकता हूँ। मैं याद रखता हूँ आलिगो होता है, देखो कल्चर कल्चर तो सबके पीछे ही आ रहा है, ठीक है। कल्चर यहाँ भी है, कल्चर यहाँ भी है, ठीक है। अब देखो डे यहाँ पे तो आता है, तो इसको तो मैं महत्व देता ही नहीं, मैं पूरे अक्षरों को गिनता हूँ, ठीक है। पूरा साप्ताह अक्षर गिना जाए, ठीक है। अडे, आ, ली और गो, तीन अक्षर है, तो एक खेत में एक कृषि वर्ष में तीन फसल, ठीक है, तीन फसल, एक खेत में एक कृषि वर्ष में तीन फसल, तो हो गया क्या, आलिगो कल्चर। तो ये हमारे हो गए 6 टाइप, और एक और बचता है इसमें इसी प्रकार के वर्गीकरण में, यहां लिखता हूं मैं साइड में सातवां रिले कल्चर, ठीक है। अब इसमें ऐसा तो है नहीं ना कि खेत में फसल बो की रील बनानी है, वो तो नहीं है ना। रिले कल्चर का मतलब होता है कि एक खेत में एक कृषि वर्ष में चार फसल, क्या होता है, चार फसल। तो जी इसका स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट से ले लीजिए। हम लोगों ने ये तो कंप्लीट कर लिया है कि चार टाइप जिस प्रकार से फसल बोते हैं, तो उसके आधार पे जो भी प्रकार से विभाजन किया उसको तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो इसका फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, मेरे साथ में दोहराइएगा, ठीक है। देखिए मोनोकल्चर क्या होता है, एक खेत में एक कृषि वर्ष में एक फसल। ड्यूबो कल्चर क्या होता है, एक खेत में एक कृषि वर्ष में दो फसल। आलिगो कल्चर क्या होता है, एक खेत में एक कृषि वर्ष में तीन फसल। और उसके बाद में रिले कल्चर क्या होता है कि चार फसल हो जाएंगी एक खेत में एक कृषि वर्ष में, ठीक है। तो चारों के चारों समझ में आए। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी वो मिश्रित, बारानी और फिर खड़ीन, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल 7 पढ़ ली है, बाकी बची हुई हमारी दो चार और है वो कर लेते हैं, ठीक है। देखो 7 तो कंप्लीट हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा वर्षा के आधार पे भी देख लेते हैं थोड़ा। और वर्षा के आधार पे किस प्रकार से देखेंगे क्या सब है, आगे 1 मिनट स्लाइड में चल के देखते हैं जी। यहाँ देखेंगे, और वर्षा के आधार पे मैं बताऊं तो आठवां है ना हमारा वो, मतलब प्रकार, हाँ।
8वां ये शुष्क कृषि। एक होता है शुष्क कृषि और एक होता है आर्द्र कृषि। मैं यहां लिख देता हूं, आर्द्र कृषि। देखो आर्द्र ही नाम निकलता है, आर्द्र नहीं है, आर्द्र है, ठीक है। तो शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि आप लोगों को एक साथ ही मैं समझा देता हूं और एक साथ ही आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए शुष्क कृषि क्या होती है, वर्षा से रिलेटेड है पहली बात तो। शुष्क और आर्द्र ये जलवायु मतलब क्षेत्र होते हैं, वर्षा के कारण इनको विभाजित किया जाता है, आप सभी को पता है। तो शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि को आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे, आप लोग एक नाम याद रखिए, 75। मान लो थे मास्टर लाग जाओ तो कत्ता 75,000 रुपया उठाओगा, ठीक है। मतलब बाद में शुरू में तो 50 ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो शुष्क कृषि 75 सेंटीमीटर से कम, ठीक है। और आर्द्र कृषि है 75 सेंटीमीटर से ज्यादा। इतना तो पता ही है ना, सीधी सीधी बात की, आर्द्र होता है मतलब जहां वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है, शुष्क होता है आर्द्र से कम वर्षा होती है, ठीक है। वैसे तो इनका पूरा वर्गीकरण आता है, शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपाद्र, अति आर्द्र। बट इतना ही याद रख लेना कि शुष्क है वो आर्द्र से कम वर्षा वाले होते हैं, तो 75 से कम वाले शुष्क, 75 से ज्यादा वाले आर्द्र, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाली जो फसलों को हम लोग बोलते हैं शुष्क कृषि। मतलब कि जैसे बाजरा है, अब बाजरा को इतनी बारिश चाहिए तो फिर पश्चिमी राजस्थान में क्यों ही होगा, बाजरा पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा होता है, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो कृषि की जाती है वो तो है क्या, शुष्क कृषि। और राजस्थान में तो आप सभी को पता है कि वर्षा की जो औसत जो मात्रा है वो 57.51 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। अब देखिएगा कि जो बाजरा है वो एक तरीके से शुष्क कृषि का ही पार्ट है, क्योंकि बारिश तो होती नहीं है पश्चिमी राजस्थान में। तो इस सिचुएशन में केवल एक दो फसलें बचती हैं और बाजरा वगैरह यही बोया जाता है ज्यादा। तो आर्द्र कृषि हो जाएगी हमारी 75 से ज्यादा और शुष्क हो जाएगी 75 से कम। क्लियर है। तो हमने दो और पढ़ ली, कौन सी, शुष्क और आर्द्र, ठीक है। अब देखिए 10वां हम लोग देखते हैं सीडी नुमा कृषि। कौन सी, सीडी नुमा कृषि। 10वां हम लोग देखते हैं सीढ़ी नुमा कृषि। सीढ़ी नुमा कृषि क्या होती है, सीढ़ी नुमा कृषि होती है पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार से की जाती है, क्या होती है, जैसे मैं उदाहरण दे दूं आपको सबसे पहले, और आप लोग फटाफट से जाके गूगल पे सर्च करेंगे, मुझे भी पता है कि असम में जो चाय की खेती होती है, असम में चाय की खेती। देखो असम थोड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। तो असम में जो चाय की खेती होती है वो सीढ़ी नुमा कृषि का ही एक हिस्सा है। और सीढ़ी नुमा कृषि सबसे पहले बताऊं तो की जाती है कहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्रों में। क्लियर है। पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। किस प्रकार से, पर्वतीय क्षेत्रों में खेत अगर किसी के होते हैं तो वो उनको थोड़ा सीढ़ीनुमा प्रकार से काट देते हैं, ठीक है। सीढ़ियाँ टाइप में बना देते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब सीढ़ी सी बना देते हैं। और फिर इन पे फसल ऐसे बोई जाती है, सीढ़ियों पे। तो इस कृषि को हम लोग बोलते हैं सीढ़ी नुमा कृषि, ठीक है। याद नहीं रहा वरना फोटो लाके भी दिखाई देता, ठीक है। पर कोई नहीं, आप लोग होशियार हैं, आप लोग चेक कर ही लेंगे, मुझे भी पता है, अभी तक चेक कर भी लिया होगा आपने, ठीक है। तो सीढ़ी नुमा कृषि क्या होती है, असम में जो चाय की खेती होती है वो सीढ़ी नुमा होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी बनाकर जो सीढ़ी टाइप में जो खेत होते हैं ना, सीढ़ी नुमा खेत, आपने पढ़ा ही होगा मेरे हिसाब से, 7वीं 8वीं क्लास में बहुत चला था ये टॉपिक, ठीक है। तो हमने टोटल 10 प्रकार पढ़ लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सी, स्थानांतरित कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे हमारी क्या है, स्थानांतरित कृषि, कौन सा, 11वां है ना, एक सेकेंड। हाँ, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब ये तो होता नहीं है कि किसानों ने मतलब जयपुर में मतलब बीज बो दिए, जयपुर में बीज बो दिए, बीजों का स्थानांतरण हो गया, अजमेर में जाके काट लिए बीज वगैरह, फसल काट ली, ऐसा तो है नहीं। स्थानांतरित कृषि का अर्थ क्या है, स्थानांतरित कृषि का जो अर्थ है वो है कि आदिवासी जो लोग होते हैं वो करते हैं सबसे पहले तो ये, किनके द्वारा की जाती है, आदिवासी लोगों के द्वारा।
और सबसे पहले ही बता दूं, गलत है ये, नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब होती क्या है वो अब पढ़ेंगे, गलत सही का फैसला तो हमने पहले ही कर लिया है। ठीक है। देखिए होती ये है कि बहुत सारे वन होते हैं। अब तो सरकार ने रिजर्व करना शुरू कर दिया, तो इतनी ज्यादा नहीं होती, फिर भी होती है। इतनी ज्यादा नहीं होती, फिर भी होती है। ठीक है। देखिए वन होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? वन होते हैं। अरे हो जा, सही सही, एक सेकेंड। वन। अब वन होते हैं या फिर जंगल बोल सकते हैं, तो उनमें लगे रहते हैं पेड़। मान लीजिए ये बहुत सारे यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। तो आदिवासी लोग क्या करेंगे, इन पेड़ों को काटेंगे, बचे हुए जो हैं उनको जला देंगे। ठीक है। अब जब जंगल जला दिया पूरा, तो यहाँ एकदम प्लेन हो गया, खेत जैसा बन गया। अब वहां कृषि करेंगे 4 से 5 साल। 4 से 5 साल। क्योंकि उसके बाद में जो भूमि है वो अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है। अगर वैसे भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो भी व्यक्ति, मतलब जो भी व्यक्ति, जैसे हमने अभी देखा रिले कल्चर वगैरह, तो एक साल में जब चार चार फसलें बो रहे हो, लगातार बोते जा रहे हो, तो फिर उर्वरकता तो नष्ट होगी ना धरती की। ठीक है। तो मिट्टी की जो उर्वरकता है वो तो नष्ट होगी ही, जब एक साल में चार फसलें, चार चार साल, पांच पांच साल लगातार बोते जा रहे हो। तभी ना आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी आप लोगों ने मतलब छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, कि कभी भी जो फसल हम लोग बोते हैं उसमें बीच में 2-3 साल के बाद में 1 साल का गैप दे देना चाहिए। ठीक है। ताकि जो उर्वरकता है मिट्टी की वो वापस से गेन हो सके। ठीक है। चलिए, कहाँ थे हम लोग? हाँ। इन पे 4-5 साल कृषि करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, इन्हें तो छोड़ देते हैं, दूसरी जगह की वे जाके जंगल जलाते हैं, वहां 4-5 साल कृषि करते हैं। ठीक है। और अगले 9-10 साल में यहाँ पे क्या होते हैं, वापस से जंगल उगाते हैं। ठीक है। अब पर्यावरण को तो खतरा ही है, सीधी सी बात है, पेड़ वगैरह तो वैसे भी नहीं है, अब यहाँ तो सीधा सीधा जलाया जा रहा है पूरे ही पेड़। तो पर्यावरण के लिए हानिकारक तो है ही। साथ ही में अभी आप लोगों ने समझा कि क्या होती है, पेड़ों को काटकर या जलाकर कृषि की जाती है, उसे हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्योंकि उस स्थानांतरित क्यों बोलते हैं भाई इसको, एक जगह पे थोड़ी ना है, फिर देखिए 4-5 साल के बाद में वापस से स्थानांतरण कर दिया, खेत ही बदल दिया मतलब। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको स्थानांतरण कृषि कहते हैं। और आदिवासियों की कृषि है, मैंने पहले भी बताया कि आदिवासी लोग करते हैं। पर्यावरण के लिए तो दुश्मन है ही, सीधी सी बात है। पर्यावरण की दुश्मन कृषि, पर्यावरण के लिए हानिकारक कृषि। अब देखिए प्रश्न किसी भी प्रकार से बना सकता है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। मैंने आपको बताया, अगर ऐसे का ऐसे आप लोग याद रखते हैं, आप कहीं से भी प्रश्न बना ले, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़े। और ये जो कृषि है, सबसे पहले मुझे बताइए, चलिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, आपके अब दिमाग को टेस्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। 4 ऑप्शन देते हैं और चारों ऑप्शनों में आपका दिमाग टेस्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तरी, दूसरा पश्चिमी, तीसरा पूर्वी, और उसके बाद में चौथा ऑप्शन है मेरा दक्षिणी। अब आप लोग बताइए कि राजस्थान में अगर ये कृषि करते होंगे तो वो किस क्षेत्र पे करते होंगे। राजस्थान में अगर ये कृषि करते होंगे तो वो किस क्षेत्र पे करते होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने कर दिया। अब आंसर आप लोग फटाफट से दे सकते हैं, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किन किन का आंसर सही आ रहा है, या आप अपना आंसर लिख दीजिए, मैं अपने आप समझ जाऊंगा। ठीक है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। देखिए 4 मैंने आपको क्षेत्र बताए, और राजस्थान से आप भली भांति परिचित है। सबसे पहले उत्तरी और पश्चिमी में तो कैसे ही होगे, उत्तर पश्चिम में तो जंगल ही नहीं है। ठीक है। पश्चिम में अगर थार के मरुस्थल में जंगल होते हैं तो उसको मरुस्थल थोड़ी ना बोला जाता। स्थानांतरित कृषि तो जो जंगल है उनको जला के की जाती है। तो पश्चिमी क्षेत्र तो बिल्कुल भी नहीं, उत्तरी क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, वहां पे भी जंगल नहीं है, रेगिस्तान तो वहां पे भी है। ठीक है। अरावली के पश्चिम में पूरा ही रेगिस्तान ही है। पूर्व में सीधी सीधी बात है, पूर्व में मैदान है, तो मैदानों पे कृषि की जाती है। अगर वहां जंगल खड़े रहते ना तो वहां मैदान नहीं बोलते हम लोग। ठीक है। बचा एक दक्षिण। दक्षिणी भाग में आपको भी पता है कि पहाड़ है, पठार है, जंगल है। ठीक है। तो इस प्रकार के क्षेत्र हैं, तो वहां पे उन जंगलों को जला के ये कृषि कई जगह पे करते हैं। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कहाँ, दक्षिणी क्षेत्र। तो इस प्रकार से अपना दिमाग थोड़ा पचाओ, सीधा सीधा ऐसे तो वापस तो नहीं दोगे ना भगवान को ले जाकर, लीजिए काम में नहीं लिया। ठीक है। तो थोड़ा दिमाग चलाइए, और जिस प्रकार से कॉन्सेप्ट बताया उस प्रकार से आंसर देने की ट्राई कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्थानांतरित कृषि पढ़ी। अब ना स्थानांतरित कृषि में चीजें तो और भी बसती हैं, चीजें तो और भी बसती है, लेकिन बतानी नहीं है मुझे। क्यों? क्यों नहीं बतानी है?
सबसे पहले तो चलिए एक चीज तो बता ही देते हैं कि राजस्थान में कौन सी जो जनजाति है वो सबसे ज्यादा करती है। देखिए, राजस्थान में आप लोगों को पता है जनजातियों का आपका टॉपिक आता है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे जनजाति कौन कौन सी है। लेकिन मुख्य तौर पे जो जनजाति राजस्थान में निवास करती है वो एक तो मीणा और एक भील है। मीणा, भील है। सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो इन्हीं दोनों जनजातियों की जनसंख्या हमारे सामने आती है। अब आप लोग पूरा लॉजिक लगाइए, मैं कुछ नहीं कहता, रटने को कुछ भी रटना नहीं है, बस लॉजिक लगाते रहिए और देखिए, उत्तर दीजिए मुझे। इनमें से कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा ये कृषि करती होगी, बताइए। मीणा जनजाति का तो सवाल भी नहीं उठता, क्योंकि जयपुर वाले क्षेत्र में है। जयपुर वाले क्षेत्र में जंगल ही नहीं है, जलाएंगे क्या खाक। ठीक है। बची मीणा भील जनजाति, माफ कीजिए। तो भील तो ऑब्वियस सी बात है, दक्षिणी क्षेत्र में ही है, मेवाड़ वाले क्षेत्र में। वहां जंगल भी है, दक्षिणी क्षेत्र में की भी जाती है स्थानांतरित कृषि। ठीक है। तो जो भील जनजाति है वो जनजाति वो वाली है कि सर्वाधिक जो स्थानांतरित कृषि राजस्थान में जिस जनजाति के द्वारा की जाती है, वो कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। ये भी क्लियर हुआ। अब देखिए, कई टीचर्स बताते हैं और इसी टॉपिक में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्या चीज पढ़ाते हैं, क्या सपोर्ट नहीं करते, वो देखिएगा। देखिए, इसमें ना कई राज्यों के नाम लिखवाए जाते हैं और फिर वहां के स्थानीय नाम लिखवाए जाते हैं स्थानांतरित कृषि के। ठीक है। कई राज्यों के नाम लिखवाए जाते हैं और उसके बाद में वहां के स्थानीय नाम लिखवाए जाते हैं। ठीक है। जैसे जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि कई जगह पे झूमिंग कृषि बोलते हैं इसको। ठीक है। और भी बहुत सारे नाम है। तो अब देखिए, क्यों नहीं बताने, क्यों नहीं पढ़ना, वो देखिए। तैयारी किस चीज की कर रहे हैं आप? राजस्थान की। तो राजस्थान से बाहर का सवाल क्यों पूछेगा अगला? क्वेश्चन डिलीट थोड़ी ना करवाना है, अगर आएगा तो भी डिलीट ही होगा। ठीक है। तो इसीलिए नहीं पढ़ना है उन चीजों को, जितना लिमिटेड सिलेबस रखोगे उतना काफी है। ज़्यादा अगर डिटेल में जाएंगे तो डिटेल में ही रह जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है। एक टॉपिक को चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन एक टॉपिक को आप 50 पेज का पढ़ते हो, 50 पेज में 10 टॉपिक खत्म करते हो, एक प्रश्न गलत हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस वही है, जितना मतलब कम पढ़ोगे, जितना अच्छा पढ़ोगे वही अच्छा है। ठीक है। इफेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल से अच्छा तो यही है। ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। और अब हम लोग जो कल की क्लास लेंगे उसमें हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक कृषि के बारे में। आपने बहुत जगह पे सुना होगा, सेरीकल्चर हो गई। ठीक है। उसके बाद में एपीकल्चर, पिसिकल्चर, वर्मिकल्चर, तो ये सारी चीजें क्या होती है क्या नहीं होती वो देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो रबी खरीफ और उनकी फसलें हैं, तो उनको तो मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, उनकी चिंता मत करिएगा, एकदम बढ़िया शानदार ट्रिक बना के लेके आएंगे। ठीक है। एकदम ट्रिक से पूरा याद कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में एक अंतिम पोर्शन बचता है हमारा, वो हो सके तो कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे या फिर तीसरी क्लास बना लेंगे। जो हरित क्रांति वगैरह जो क्रांति हुई, जो विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय, तो उन चीज़ों के बारे में। तो 3 वीडियोस मेरे हिसाब से काफ़ी रहेंगे, तीनों वीडियोस में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से कल। कृषि का ही पाठ पढ़ेंगे एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।